नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य कला संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल सपाट बयानी। और आज हम चर्चा करेंगे कथाकार प्रोफेसर पूनम सिंह की कहानी धुआं है न शोला पर। इस कहानी पर चर्चा करने की विशेष जरूरत इसलिए बन पड़ी क्योंकि आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे के अवसर पर प्रेम संबंधी जो भी सोच है उसे उजागर करने वाली यह कहानी है। प्रेम को भारतीय संस्कृति के दायरे से बाहर घोषित करने का एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उग्र रूप लेता जा रहा है आज देश में, जिसके साथ सत्ता व्यवस्था दोनों है। ऐसे दौर में नई पीढ़ी के साथ यहाँ तक कि शिक्षण संस्थानों को भी ऐसी ताकतों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और ऐसे परिवेश में कैसे एक शिक्षक सच्चे अर्थ में विद्यार्थियों के साथी बनकर साथ दे सकते हैं, इसका जीवंत मिसाल है यह कहानी। इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, पंकज सिन्हा जी, डॉक्टर रंजना सिंह जी, प्रियंका जी, और हम रूबरू होंगे कथाकार पूनम सिंह जी से। तो इस कहानी को पढ़ते समय बहुत सारे आयाम खुल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैंने दो आयाम को रेखांकित किया। पहला यह कि मीनल अवस्थी जो केंद्रीय चरित्र है, उसने व्यवस्था के सामने जो मांगे रखी, एक तो यह कि यदि गर्ल्स हॉस्टल में अन्य लड़कियां हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाती हैं तो हमें बॉयज हॉस्टल में जगह दी जाए। ऐसे सवाल, ऐसी मांग, ऐसी संकल्पना को लेकर मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई सवाल किया गया हो। दूसरी बात कि 7 बजे तक हॉस्टल में क्यों हमें लौटना पड़ेगा अपने काम को अधूरा छोड़कर। घर में भी हिदायतें दी जाती हैं कि 6 बजते या शाम अंधेरा होते ही घर को लौट आओ। हॉस्टल में भी वही स्थिति, समाज में भी वही स्थिति। ऐसे परिदृश्य में एक स्त्री अपने सपने को कैसे साकार करे। और तीसरा, वैलेंटाइन डे के विरुद्ध जो सांस्कृतिक एक युद्ध छिड़ता है। ये 3 आयाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने माही और दिव्या को देखा, हम आगे की कहानी में मीनल को देख रहे हैं। और उन्होंने जो एक दबंग जो चरित्र, बेलाग जो चरित्र गढ़ा है मीनल मीनल के माध्यम से, वो तो सही है। विश्वविद्यालय में जो जिस तरह की राजनीति होती है और जिस तरह की स्थितियां होती हैं, उन सारी स्थितियों को मैम ने जो है बखूबी संवादों के माध्यम से आगे बढ़ाया। और संवाद इसमें बहुत ही सशक्त होकर मतलब घटनाओं को आवाज दे रहे हैं, कहा जाए तो। मेरा ये कहना है कि वास्तव में जो लड़कियां आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं या जिस तरह के चरित्र को उन्होंने गढ़ा है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्त्री इस तरह से निकल जाती है जो अपनी आवाज संस्कृति के खिलाफ या वो जो दकियानूसी दायरे हैं उसके खिलाफ उठाने का प्रयास करती है, वो बाखूबी उन्होंने दर्शाया है। लेकिन जो हस्र एसिड अटैक का होता है या जो लड़कियां हैं उसका सपोर्ट करती हैं, क्या कहेंगे, अस्मिता के प्रश्न पर और जेंडर इक्वलिटी के प्रश्न पर जो उनका उसका समर्थन करती है, उसका जो हस्र होता है, तो अंततः लड़कियां घर लौट आती। और मीनल की तरह जो एसिड अटैक का शिकार होती हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए कि सामाजिक व्यवस्था का विरोध करने वाली स्त्रियों को उस तरह से कुचल दिया जाता है कि वो एक ऐसे दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं कि जो आगे बढ़ना चाहती हैं स्त्रियां, उनके सामने जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और फिर जो है माता पिता डरे हुए से हो जाते हैं और अपने बच्चों को फिर जो है कैद करने का प्रयास करते हैं। तो स्त्रियां कब तक जो है इस तरह की स्थितियों को झेलती रहेंगी। और सत्यकाम जैसे प्रोफेसर उनका समर्थन करते हैं, लेकिन घटनाओं को वो बचा नहीं पाते हैं। घटनाएं होती हैं लड़कियों के साथ और फिर जो है कागजी वो आलेख लिखते हैं, तो वो कागज में आ जाती हैं वो सारी घटनाएं और समाज को कहीं ना कहीं चौंकाती हैं, डराती हैं, लेकिन उसका भुगतान
जो है स्त्रियों को ही करना पड़ता है, ऐसा क्यों? मैडम ने कोई राह अगर दिखाई होती आगे स्त्रियों को, तो शायद मुझे लगता है ये कहानी और भी प्रौढ़ बन सकती थी कि कहीं न कहीं राह तो नहीं है स्त्रियों के लिए। यदि वो घर में कैद है तो भी राह नहीं है, और यदि वो बाहर निकलती हैं और उनके जज़्बे को हम सलाम करते हैं जो बाहर निकल के आगे बढ़ती हैं। लेकिन संस्कृति के नाम पर फिर उन्हें वही कैद और वही घर को लौटना होता है। वंदना जी को ऐसा महसूस होता है कि इस कहानी में स्त्री के लिए कोई राह नहीं दिखाई पड़ती है जिस तरह से खरपतवार में दिखाई पड़ती है। बहरहाल इस पर चर्चा आगे हम करेंगे और कथाकार से भी सुनेंगे। और अब मैं सुनना चाहता हूँ सिन्हा जी से कि आप किस तरह से इस कहानी को देख रही हैं। मीनल का चरित्र ही ऐसा है कि वो हमें बोलने के लिए विवश करती है। एक विवादास्पद चरित्र, एक बहुत ही बुलंद लड़की का, जैसा कि अभी वंदना जी ने बहुत अच्छा कहा, उसके चरित्र चित्रण से बात शुरू होती है कि वो पहले ही विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है, नहीं खाती है और जिसके कारण लड़कियां उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसमें वो थोड़ा सा लड़कपना ही नहीं, लड़कापन भी ज्यादा है ना। जैसे हम कहें कि वो अक्खज है और ये है और वो है और रात को ऐसे करती है और खैनी फूकती है, कहीं भी साफ नहीं करती, वगैरह वगैरह। ये सारा चरित्र चित्रण इसलिए बहुत अच्छी तरह किया गया कि क्यों उसके खिलाफ लड़कियां शिकायत करती हैं, क्यों वह कहती है मैं लड़कों के हॉस्टल में रहूंगी, लड़की। और देखिए कि हमारा जो इस कहानी का खलनायक है, जो अंततः उस पर अम्लघात करता है, वह भी उस पर फिदा है। अजीब बात है। इसका मतलब है कि या तो उसके व्यक्तित्व में कुछ चुंबकीय आकर्षण है, जो इतनी रेबेलियस होकर भी तमाम किस्मों के लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये जो खलनायक है, ये प्रेम जब इसका नकारा जाता है, तो वैलेंटाइंस डे के दिन एक संस्कृति रथ लेकर पहुंचता है, जिसमें उसका एक दलित प्रेमी मीनल का कुचल जाता है और इस पर एसिड डाला जाता है। और हम जानते हैं ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत दर्दनाक है। ये अंत जो है, ये क्लाइमेक्स है इसका, क्योंकि इससे होता है, हम निर्भया से मिले जिसका इतनी नृशंसता के साथ सॉरी बलात्कार किया गया और वो अंततः नहीं बची। उसकी अंतिम बात यही थी कि माँ मैं जीना चाहती हूँ। तो हम तो ऐसे समाज में अभी देखिए कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में 3 बलात्कार और उनमें से एक जो था, मेरे पास शब्द नहीं है, उनमें से एक जो था वो महिलाओं के द्वारा करवाया गया, और वो भी इसलिए क्योंकि जिस प्रेम को उस लड़की ने अस्वीकार किया था और उसके बाद जो शादी की थी और वो खुश थी और वो अपने मायके मिलने आई थी, वहां उस लड़के ने जान दे दी थी ट्रेन के नीचे कट के। और इसलिए उस प्रतिशोध के लिए महिलाओं ने उसका गैंग रेप करवाया और भी बहुत बदतमीजियां की। ये इस 26 जनवरी की बात है। तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं बार बार वही कहती हूँ कि चुनौतियां हैं स्त्री के मुद्दे के या उसकी मुक्ति की लड़ाई में, कि उसको पहले खुद ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो चाहती क्या है। और पहली बात तो ये कि हम स्त्री और पुरुष को परस्पर विरोधी भी न देखें। मुझे पुरुषों ने भी सारी जो हमारे लिए वर्जनाएं बनाई हैं, वो पुरुषों ने ही बनाई है। मुझे ये नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि जैसे इस मामले में वो काम पुरुष करता है, यहाँ पे पुरुष कारक है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रही कि स्त्री की दुश्मन बनाई जाती है। ये कहा जाता है कि पितृ सत्ता उसको ऐसा करती है, कह रहा है। इस कहानी में वो चीज नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक सामाजिक ढांचा, इस कहानी में तो एक विफल प्रेमी है जो एक पूरे सांस्कृतिक कट्टरवाद के ताने बाने के नीचे उसके साथ रहा है, लेकिन वो जो एक पूरा माहौल है जिसमें स्त्री का दमन होता है, वो सामने उभर कर आता है। उसके दलित प्रेमी को कुचला जाता है और उसको मारा जाता है। मैं फिर वही कहूंगी कि कथाकार ने जो उसका, मैं डिफेंड कर रही हूँ उनको, वो मुझसे बेहतर करेंगी, फिर भी मुझे चूंकि ये कहना है इसलिए कि मुझे ये लगता है कि कई बार कहानी का एक दर्दनाक अंत, शेक्सपियर को ट्रेजेडी किंग ही नहीं कहा गया, एक महान
नाटककार इसलिए माना गया क्योंकि जिंदगी में इतनी त्रासदी है, हम उसे निकलना चाहते हैं। और शायद जब हम उस त्रासदी से रूबरू होते हैं एक ऐसे अंत से, तो हमें विवश होना होता है ये सोचने के लिए कि इसका अंत कुछ और क्यों नहीं है, इसका अंत ऐसा क्यों है, अगर है तो ये वास्तविकता क्यों है, किसको बदलने की जरूरत है, और क्या खामियां हैं आखिर खुले में। अम्लघात पे अभी एक बहुत बड़ा पूरा संग्रह निकला था जिसका मुझे लगता है कि संपादन उषा ओम ढींगरा जी ने किया था, जो स्टेट्स में रहती है, और उसमें उषा किरण खान जी की भी कहानियां थी, गीता श्री, तमाम लोगों की, शायद पूनम जी की भी थी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला उभर के आया है। और मैं इसमें एक बात ये जोड़ना, मुझे ये एसिड अटैक बहुत, मतलब ये मुझे बलात्कार से भी खराब लगता है। इस पे पूरी सीरीज अभी मेरा रंग पे चली थी, जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको ला करके। एक बात मैं आशावादी ये कहना चाहती हूँ कि जो ये जितनी भी एसिड अटैक विक्टिम्स जिनको मैंने अभी देखा रूबरू जिंदगी में इन कार्यक्रमों में, वो अपने प्रेमियों और पतियों के साथ आए थे। तो ये एक अच्छी बात है कि इतना वो होने के बाद भी उनको साथी मिलते हैं और उनका जीवन रुकता नहीं है। ये समाज के बारे में एक अच्छी बात हमारे सामने निकल के आती है। मैं इस कहानी के ही संदर्भ में ये सारी बातें कह रही हूँ, लेकिन उस अटैक का हो जाना, है ना, वहां ही वो कहानी खत्म होती है। वो अपने आप में इतना निंदनीय अंजाम है स्त्री की लड़ाई में, या स्त्री के सशक्तिकरण की लड़ाई में। वो कितनी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है, किस तरह से वो अपने टीचर से सवाल करती है, और एक बहुत उन्मुक्त वातावरण, एक बहुत अच्छा वातावरण यूनिवर्सिटी का दिखाया गया है। जैसा कि अभी वंदना जी ने कहा, प्रोफेसर इनकरेज करते हैं कि हाँ मीनल, तुम्हारा सवाल सही है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे माहौल में, एक ऐसे मतलब मैं कहूँ कि एक ऐसे अच्छे माहौल में, यहाँ पे अच्छाई और बुराई बहुत अलग, मतलब अलग अलग है, ग्रे शेड्स कम है। और मेरा सवाल कथाकार से इसी को लेकर है कि क्या जिंदगी इतनी सिंपलिस्टिक है, क्या काला और सफेद इतना अलग अलग है। अब ये तो बहुत ही गलत है, मतलब जो यहाँ पे जो सांस्कृतिक कट्टरवाद के तहत जो ये सब हुआ, ये तो बहुत गलत है। इसको मेरा मकसद इसको डिफेंड करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो दूसरी तरफ के जो लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं यहाँ, जैसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, या जैसे लड़कियां हैं जिनके बीच थोड़ी बहुत आपसी असहमतियां हैं गंभीर किस्म की, या बहसा बहसी है बिल्कुल ही न बनने वाली, इस तरह की बातें। तो ये जो टॉलरेंस का माहौल है या नहीं है, वगैरह वगैरह, तो ये जो दूसरा जो हिस्सा है, जो तथाकथित अच्छा हिस्सा है, अगर हम इसको एक बृहत्तर रूप दें, तो जो ये अच्छा हिस्सा है, क्या उसकी अपनी थोड़ी परेशानियां और नहीं है जो इस सांस्कृतिक फांसीवाद को जन्म देती है। अर्थात अगर हम इस कहानी को एक बृहत्तर पैमाने पे ले जाएं और ये देखें कि हम आज के समय में, हम सचमुच, ये बहुत वास्तविक कहानी है, आज के समय में हम एक सांस्कृतिक फांसीवाद के सामने खड़े हैं। और हमने आज खबर पढ़ी है कि सेंट वैलेंटाइंस का एक पुतला जलाया गया है, या कुछ इस तरह का किया गया है आगरा में ऑलरेडी। आई होप, टच वुड, कि लड़कियों पे कोई अटैक न हो। हम सब वैसे वीडियो देखकर वो होते रहे हैं कि बजरंग दल के लोग जो हैं वो पार्कों में जा जाकर जो प्रेमी बैठे हैं उनको मार रहे हैं और भगा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये जो खुला बाजार है, वैश्वीकरण और पश्चिमी संस्कृति के आने के साथ साथ ये जो +2 से लोग एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड भेजना शुरू करते हैं, इनमें से कितने प्रेमी जिम्मेदार हैं, है ना? और क्या ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज और लड़कियों की आत्महत्याएं, मैं ऐसे 10 नाम गिना सकती हूँ जो जिनके बारे में मैं ये जानती हूँ कि लड़कियों ने आत्महत्या की अपने गैर जिम्मेदार प्रेमियों की वजह से, आज से 50 साल पहले भी और आज भी, है ना? तो मैंने खुद ये चीज हॉस्टल में देखी है। और जो मैं इस पे और ये कह सकती हूँ कि मैंने थोड़ा सा सांस्कृतिक फांसीवाद विदेशी भी देखा और झेला है, क्योंकि मैं बाहर थी और वहां पे जिसको हम तथाकथित रेसिज्म कहते हैं, उसके बहुत
एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो तथाकथित अच्छा कल्चर है, अच्छी बात है। अगर कोई मुझसे कहते कि वैलेंटाइंस डे मत मनाओ तो मेरे लिए बहुत गलत होगा, लेकिन हम उसके अर्थ को हल्का न करें किसी भी तरह से। और मतलब उसका हम यूं ही, मतलब जैसे वही बात है ना, वो बजरंग दल वाले जो आके पार्क में जा रहे हैं, तो वो कई बार ऐसे भी जा रहे हैं कि पार्क में एक पेड़ के नीचे नहीं, मतलब एक झाड़ी में छुपे हुए प्रेमी युगल हैं कई, एक दूसरे का बोसा लेते हुए। तो ये करने की क्या जरूरत है ना? प्रेम को जिम्मेदार होना चाहिए, प्रेम को शालीन होना चाहिए। अब आप हम लोगों के कमरे में ना घुसेंगे। जेएनयू में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, बहुत बड़ा विवाद अभी हुआ था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब अगर आप हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो वो तो ठीक है ना रंजना जी? लेकिन हम मतलब प्रेमी युगल जो है उन पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा मकसद कतई सांस्कृतिक फासीवाद को डिफेंड करना नहीं है, मैं बार बार ये चीज कहना चाहती हूँ, लेकिन हम इस बात को ये कहना चाहते हैं कि आखिर उसका जन्म क्यों हुआ और वो क्यों इतना लोकप्रिय होता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी बात एक आई। एक तो गंभीर सवाल आपने कथाकार के सामने उछाला ही है, लेकिन बहुत सहज ढंग से एक बात जो रखी कि प्रेम को जिम्मेदार होना पड़ेगा। यह आज कम से कम वैलेंटाइन डे पर प्रेमिकाओं को, आज प्रेमी जोड़ियों को यह सोचने की जरूरत महसूस होनी चाहिए। हम आगे जो सवाल रखे गए उनके जवाब कथाकार से सुनेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ जिज्ञासा या प्रतिक्रिया रंजना सिंह जी की है, वो अभी यहाँ प्रस्तुत करें। आमंत्रित है। बहुत अच्छी है। कथ्य की बनावट सीमित है, लेकिन बात सीमित में ही बहुत कह देना मैम की विशेषता है, जैसे गागर में सागर भर देना। मीनल अवस्थी के तौर पर एक क्रांतिकारी पात्र के रूप में मीनल अवस्थी सामने आती है। पुरुषात्मक व्यवस्था को चुनौती देती है। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि 100 में से एक को ऐसा निकल जाना है, क्योंकि कोई ना कोई जो है वो आगे बढ़ता है और समाज की कुरीतियों को तोड़ता है। इसमें जो एक पात्र है संदीप, या उसके जो भी दोस्त हैं पुरुष पात्र, वो क्या करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि वो स्त्री को अपनी बपौती समझते हैं। तो यहाँ दो बातें आ जाती हैं कि अगर उसके प्रेम को वो इनकार करती है मीनल, तो क्या उसको उस पर अटैक होना चाहिए और उसको भी वो सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, ये जो वंदना, ये जो मैम है, इन्होंने पंखुड़ी मैम ने उन्होंने जो कहा था कि प्रेम को जिम्मेदार होना चाहिए, और क्या मेरा भी मानना है कि क्या प्रेम को केवल एक दिवस में बांध देना चाहिए और उसके प्रेम को लेकर केवल एक दिन को कि नहीं आज वैलेंटाइंस डे है, उसमें ऐसी हरकतें करनी चाहिए कि जो नजर में आप आ जाएं। ये जो सांस्कृतिक संक्रमण इस काल में हम अभी जी रहे हैं, ये संक्रमण का काल है। और इसके पहले भी जो कपड़े से कैरेक्टर तक की जो बात हुई थी, उसमें मैं भी थी, और मैं इसको उस समय भी मेरा एक प्रश्न था कि आधुनिक हम घर से हो जाते हैं, स्कूल में हो जाते हैं, शहर में हो जाते हैं, लेकिन हमारा समाज अभी ऐसा नहीं बना और हमें ये इजाजत नहीं देता कि आप कुछ भी पहने, कहीं भी झाड़ी में जाएं, कुछ भी करें और आप कि मतलब लोगों की प्रतिक्रिया नहीं होगी। बाहर में ये सामान्य बात होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इस कहानी में इस सांस्कृतिक जो संक्रमण काल का जो दौर चल रहा है हमारे समाज में, और इसी में मतलब संस्कृति राष्ट्रवाद का नाम लेकर इसके कलेवर को ओढ़कर और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए जो ये लोग हैं, जिन्हें मिल जाता है एक कहते हैं कि आपको उसका टिकट मिल जाता है कि आप कुछ भी करें, आप किसी को मार दे, कहीं एसिड अटैक करें, कुछ भी करें। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि मीनल जैसी लड़की को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो प्रोफेसर सत्यकाम यहाँ एक पात्र आते हैं जो लड़कियों के लिए करते हैं, लेकिन उनका क्या जो प्रभाव, उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं, विरोध में पीछे में अध्यापक भी मतलब अच्छे विचार नहीं रखते उनके बारे में। तो क्या ये नकारात्मक पक्ष जो है प्रोफेसर सत्यकाम का, ये लड़कियों के लिए काम करना, उनके लिए बोलना, ये तो अच्छी बात है। तो इनको
ऐसे इस तरह से क्यों देखा गया कि वो कुछ नहीं कर पाए? ठीक है, वो नहीं कर पाए, पर उन्होंने प्रयास किया, वो गए और उनको चोट भी लगी, वो मार भी खाए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई हल नहीं निकल पा रहा है। मैं भी यही रखती हूँ कि इस कहानी में आप आगे बढ़िए। मीनल जैसी अगर लड़की को दबा दिया गया, तो हमारे समाज में और भी जो लड़कियां हैं, जो छोटे कस्बे से आती हैं, उनका क्या होगा ये समझ के परे है। और लेकिन ये सच्चाई है। अब जी। हम कथाकार से सुनेंगे, लेकिन एक बात जो आ रही है बार बार कि कुछ समाधान नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही संकेत के स्तर पर ही रचनाकार अपनी दृष्टि को प्रस्तुत करता है। इसलिए मुझे एक बात दिखाई पड़ी कि शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। भले ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और लोकतंत्र जैसे बहुत गंभीर निबंध का प्रकाशन पत्रिकाओं में हम करवा दें, यह एक अलग बात है, लेकिन शिक्षण संस्थान में मीनल आज घायल हो गई, उसके साथ उसका साथी भी घायल हो गया, प्रोफेसर सत्यकाम भी असफल हो गया, और उनके साथी प्रोफेसर सत्यकाम के साथ नहीं है। ऐसे परिवेश पर लाकर कहानी को छोड़ना कहीं न कहीं यह जरूरत महसूस कराता है कि हमें शिक्षण संस्थानों को सच्चे अर्थ में मजबूत बनाने की जरूरत है। यह अलग बात है कि आज सबसे अधिक कह सकते हैं स्तर में गिरावट यदि देख रहे हैं तो इन्हीं शिक्षण संस्थानों में। तो एक शिक्षक होने के नाते हम जहां भी हैं वहां ऐसे प्रयासों को यदि साथ दें। अब मैं जो भी सवाल यहाँ रखे गए पंखुरी जी की ओर से या रंजना जी की ओर से या वंदना जी की ओर से, मेरा आग्रह है कि मैडम पूनम सिंह जी आप उन दिशाओं में अपने विचार प्रस्तुत करें। वंदना जी ने पूछा कि कहानी का अंत जहाँ हुआ उससे आगे स्त्री के लिए कोई राह क्यों नहीं फूटी? क्या यह जो मीनल का अंत है, यह तो एक तरह से एक स्त्री के भीतर के जज्बे का अंत है, हौसला का अंत है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि पाठक के लिए भी बहुत कुछ रह जाता है। कहानीकार एक स्थिति, एक जैसे शैक्षणिक संस्थानों के भीतर आज जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे हम खुली आंखों से देख रहे हैं। वहाँ एक तरह से सूचितावादी जो एक जिसको हम सांस्कृतिक फाशीवाद कह सकते हैं, एक फौज खड़ी की गई है इस तरह से, जो लड़कियों को संस्कृति, उसकी देह को संस्कृति मानकर और उस तरह की पाबंदियां उस पर लाकर, जिस तरह कहानी, इस कहानी में मैंने कुछ स्लोगन की तरह पंक्तियां रखी। वैलेंटाइन डे के दिन जो संस्कृति रथ वो लोग निकालते हैं वहां कि तुम्हारी देह संस्कृति है, और तुम्हें जैसे उसका ये है, थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ तो उससे कि कुछ रेशमी पर्दों पर जो रथ संस्कृति का है उसमें मोटे मोटे अक्षरों में तख्तियों पर लिखा हुआ है कि हम राम के वंशज हैं, मर्यादा के रक्षक हैं। किसी तख्ती पर लिखा था हम आर्यपुत्र आर्यावर्त की धरती पर भारतीय संस्कृति का परचम लहराएंगे, राष्ट्र धर्म निभाएंगे। कुछ रेशमी पर्दों पर काव्यात्मक पंक्तियां भी अंकित थीं, जिसे पढ़ते देखते लोग हर्षित और उल्लासित हो रहे थे। लिखा हुआ था, तुम भारत की बेटी, मधुमेह देश की संस्कृति हो, तुम्हारी देह वेद की ऋचाएं हैं, इसे कबीर की चादर की तरह जतन से ओढ़ो। रथ के पीछे उजली रेशमी दीवार पर भी नैतिकता का पाठ पढ़ाती कुछ पंक्तियां दर्ज थी। सुनो भारत की बेटियों, हम आगाह कर रहे हैं तुम्हें, नारों संकल्पों के साथ जुलूस में अपनी चुन्नी उतार कर माथे पर साफा बांधने का दुस्साहस मत करो। तुम्हारा पावन रूप गंगा की निर्मल धारा है, तट रहित सागर हो जाने की आतुरता मत दिखाओ तुम।
और नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, वैलेंटाइन डे इज नॉट आवर कल्चर। तो इस तरह की पाबंदियां जो लड़कियों पर लगाई जा रही हैं और लड़कियों को कपड़ा पहनने, लड़कियों को किस तरह से किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, हॉस्टल में कब आना है, बहुत तरह की पाबंदियां शैक्षणिक संस्थानों में हैं। और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के द्वारा भी सत्य खोजना बच्चों को नहीं बताया जाता। उसे बताया जाता है कि एक लीक है जिस पर तुम आगे बढ़ो और हमारा ध्वज लेकर आगे फहराओ। तो यह जो सत्ता और व्यवस्था की दुर्विसंधि है, इस दुर्विसंधि को लेकर यह कहानी रची गई है, जो शैक्षणिक संस्थानों के भीतर एक तरह से बच्चों की आंखों पर गांधारी की पट्टियां बांधकर अपने अनुकूल उसे ढालते हैं और एक फौज खड़ा करते हैं ताकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम लेकर वो आगे बढ़ सके। देश आज उसी दौर से गुजर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि शैक्षणिक संस्थानों की ओर लोगों की दृष्टि जाए, एक बौद्धिक विमर्श खड़ा हो, शिक्षकों के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी, कि हम कहाँ जा रहे हैं, यह देश कहाँ जा रहा है। आज युवा पीढ़ी जिस तरह से दिग्भ्रमित हो रही है और सोशल साइट पर भी जो कुछ हम देख पा रहे हैं, उससे हम कह सकते हैं कि माहौल कैसा है। वैलेंटाइन डे एक खास दिवस है और उस दिवस में जो घटना इस कहानी में घटती है, वह कहानी पूरे देश के परिदृश्य में देखी जा सकती है आज के दिन। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर सत्यकाम जैसे प्रोफेसर जो यह कहते हैं, जो दुखी होकर कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये बच्चे जो अपने ज्ञान अनुशासन से, प्रचलित मान्यताओं से आगे भी कोई सच ढूंढना चाहते हैं, अकादमिक गलियारों को अपने विचार विमर्श और तर्क से जीवंत बनाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, उन्हें क्यों अच्छे नहीं लगते। एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि अकादमिक गलियारों में जहाँ की बहसें हैं, जहाँ की तर्क है, जहाँ की सत्य खोजने की एक दृष्टि है, वहां पर आप पाबंदी लगाते हैं। तो यह तो राजनेताओं के द्वारा या आज की शिक्षा पद्धति में जो कुछ भी तोड़ मरोड़ और जिस तरह से पाठ्यक्रम में हो रहा है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर यह कहानी अगर आगे बढ़ाई जा सकती है विमर्श के दायरे को लेकर, तो बहुत कुछ कहने की गुंजाइश बनती है, ऐसा मुझे लगता है। अब पाठक के भीतर यह कहानी जिस रूप में, अगर पाठक यह समझता है कि इसमें प्रगतिशीलता को लेकर क्यों नहीं कोई राह तलाशी गई, तो राह तो अब पाठकों के हवाले है। पाठक इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कहाँ उनकी नजर जाती है और कहाँ वो सवाल उठाते हैं कि शिक्षण संस्थानों में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कहानी तब दूर तक जा सकती है, तो एक गुंजाइश वहां बनती है। मुझे जो कहना, मैं तो केचुल उतार चुकी हूँ, अब उसमें प्रवेश तो कर नहीं सकती। मुझे जो कहना था पात्रों के जरिए, मीनल के चरित्र के जरिए और संदीप जैसे लड़कों के जरिए रखा, लेकिन सत्ता व्यवस्था की दुर्विसंधि को पाठक खुली आंखों से देखें और विमर्शकार इस पर कुछ सवाल उठाएं, तो कहानी आगे तक जा सकती है। जी, हम साहित्यकारों से ये अपेक्षा करते हैं कि मतलब इस तरह की राह हम लोगों के लिए निकाली जाए ताकि हम आगे बढ़ सके और इस समाज व्यवस्था में जो खोट है उस पर कुछ अपनी राह निकाल सके, अपनी जमीन तलाश सके। साहित्य कभी कोई निष्कर्ष नहीं। जी, वंदना जी, साहित्य आप भी लिखती हैं, कहानी लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, कोई भी रचना अंतिम निष्कर्ष नहीं, वो कहीं ना कहीं एक गुंजाइश रखती है, एक आपके सामने एक प्रश्न खड़ा कर देती है। अब प्रश्न को लेकर विमर्श पाठकों के हवाले है, आलोचकों के हवाले है। वो जब बात से बात निकलती है और बहुत रास्ते फूटते हैं, इसलिए कहानीकार ही अंतिम निष्कर्ष दे दे और वो नहीं होता है। आप भी लिखती हैं, आपको भी लगता होगा कि निष्कर्ष कहाँ छूटता है। मैं साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसका संवाहन होता है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ी उससे कुछ एक सीख सके।
मतलब एक राह निकाल सके, वो राह मुझे चाहिए। ये मैं बोल रही थी आपको। जी जी, और जी। मैं ये कहना चाहती हूँ पूनम मैम कि वंदना जी, आपने हम मैं हम लोग भी पढ़ते हुए ही अपने अपने पूर्वजों को, अपनी विरासत को अपने भीतर उतारते हुए ही बहुत आगे तक का रास्ता लेकर चले जी हैं। तो यह रास्ता नई पीढ़ी भी गढ़ेगी, नई पीढ़ी के भीतर भी अपनी रचनाओं के माध्यम से एक तोड़ मरोड़ होता रहेगा और वहां से जी दिशाएं फूटेंगी। जी। इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जी जी हाँ, जी जी एक जी। बात एक बात मैम ने कही जो मैं भी बेचैन रहता हूँ व्यक्तिगत स्तर पर, कि आज तक स्त्री विमर्श छेड़ा, दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, विस्थापन, ना जाने कितने विमर्श हुए, लेकिन शिक्षा विमर्श क्यों नहीं छिड़ पाया? हाँ, नहीं हुआ। कारण यह है, वही है। हाँ, जैसे विमर्श को चलाने वाले तो हम शिक्षक ही हैं, तो हम अपने घर के बिल्कुल और अपने भीतर की गंदगी को बाहर कैसे लाएं? और यह जो साहस, बिल्कुल जिसे बिल्कुल। मैं कहूं दुस्साहस, कि शिक्षण संस्थानों के भीतर की यथा स्थिति को प्रोफेसरों के बीच आपसी तनावपूर्ण और ईर्ष्या द्वेष के माहौल में हाँ, कैसे विद्यार्थी वर्ग बलि चढ़ते हैं, यह जो मुद्दा बिल्कुल। आपने उठाया, मैं समझता हूं कि हम शिक्षकों जी के लिए बहुत ही जरूरी है। और एक बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहूंगा, चूंकि 5 से 7 मिनट, शिक्षण संस्थानों में भी बहुत गलत होता है, लेकिन शिक्षण संस्थानों से ही संभवतः कथाकार की अंतिम संभावना बची हुई दिखाई पड़ती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव रखूं, जहां कहा गया है कि मन चाहे आप कपड़े सही पकड़े पहनना, हैं अजय जी। जी, मन आपने चाहे बिल्कुल कपड़े सही कहा, आपने पहनना, अपना अनुभव भी बताया। जी, लड़कों के साथ घूमना। मैं एक विश्वविद्यालय में गया और अपने छात्र के साथ 2 दिनों तक हॉस्टल में रहा। वहां गलत है, वहां सब कुछ मुक्त ही नहीं, उन्मुक्त के स्तर तक मुक्त है। सुबह 3 बजे के लगभग मैं उठा और बाथरूम गया, तो मैंने देखा कि वहां एक लड़की है बाथरूम में। तो मैंने सोचा, मैं लगता है भटक कर कहीं बाहर निकल आया और दूसरे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ गया, जो माइंड सेट बना हुआ है। तो मैंने आकर पूछा उस विद्यार्थी से कि क्या माजरा है, 3 बजे सुबह, मैं तो उसी बाथरूम में शाम को भी गया हुआ था। तो कहता है कि सर, आपने 2 ही दिन में ही इतना कुछ देख लिया, ये सौभाग्य है आपका। यह बिल्कुल सच है कि ऐसी घटनाओं को कोई भी कथाकार, बुद्धिजीवी समर्थन नहीं दे सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो एक संभावना दिखाई है यहाँ, इससे बड़ी बात मैं देखता हूं कि कैसे मीनल अवस्थी जैसी छात्राओं को अपने शोध के कार्य को अधूरा छोड़कर, चूंकि 7 बजे तक हॉस्टल के गेट पे प्रवेश करना है, यह दबाव, मैं समझता हूं सुबह हमने देखा, वो गलत हो सकता है, जी लेकिन जी एक जी लेकिन इन्हीं यही विद्यार्थियों के साथ एक संभावनाएं भी जुड़ रही हैं। तो यह जो पाबंदियां हैं, उसकी देह को संस्कृति बताकर सचमुच में देह मुक्ति की भी यात्रा यदि प्रारंभ करें, तो पूनम सिंह जी की कहानी एक बहुत ही सार्थक पड़ाव साबित होती हुई दिखाई पड़ती है मुझे व्यक्तिगत रूप से। जी, पंखुड़ी जी कुछ कहना चाह रहे थे। यही कहना चाहती थी कि आपने बिल्कुल उस जगह पे उंगली रखी है जो सारी समस्याओं की जड़ है, कि आखिर इतना असुरक्षित क्यों हमारा समाज और समय है, क्यों लड़कियों को आना पड़ता है। हम स्वेच्छा से भी अंधेरे के बाद, अंधेरा होने के बाद छोटे शहर में कल्पना नहीं कर सकते कि बाहर चले जाएंगे, दिन दहाड़े यहाँ खड़ा नहीं होता। बहरहाल मैं ये कहना चाहती थी कि यही वो बृहत्तर परिवेश है। अभी पूनम मैम ने खुद कहा कि कहानी को अगर हम एक बृहत्तर परिवेश में देखें, जहाँ वो पात्र जिम्मेदार नहीं हो सकते, एक समूचा तंत्र है, एक समूची व्यवस्था है, जहाँ ये पेचीदगियां उभर के आती है और ऐसे हिंसक, मतलब ये दरिंदगी है, अम्लघात, ये कैसे हम इसको, मतलब इसको हम कैसे प्रोसेस करें।